मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपने वीडियो को जिस थंबनेल को देखकर क्लिक किया है उसकी तरह आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। पहला मुद्दा हम शुरुआत करते हैं। दुनिया में पकड़ ढीली हो रही है अमेरिका की, ऐसा कहने वाले शायद बुनियादी ढांचे पर ही अपना रिसर्च रखते हैं। अगर दुनिया में डॉलर की पकड़ ढीली हो रही होती तो वर्तमान समय में भी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसका 75% पेमेंट डॉलर में ही होता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और डॉलर की पकड़ ढीली नहीं बल्कि मजबूत होती जा रही है। डॉलर के खिलाफ जिन जिन देशों ने विरोध किया या जिन्होंने कहा कि हम डॉलर के इतर पेमेंट लेंगे या पेमेंट करेंगे, अमेरिका ने उन्हें बर्बाद कर दिया। चाहे वो इराक हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो और अब चाहे ईरान। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि मैं उन्हीं शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दूंगा जिनका पेमेंट युआन में हुआ होगा, उन्हीं को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देगा। युआन चाइनीज करेंसी है। जिनको लगता है कि डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है, वे बताते हैं कि दुनिया में अब युआन की पकड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। चूँकि युआन इस गेम में इसलिए आ जाता है कि दुनिया में लगभग सोने और चांदी की जो उत्पादन क्षमता है वो अकेले चाइना के पास है। चाइना दुनिया का लगभग 70% के आसपास चाइना सोने और चांदी को प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। अब अगर डॉलर के इतर दुनिया जाने का प्रयास करेगी तो वो डायरेक्टली कोई करेंसी तो हो नहीं सकता जैसे युआन या फिर इंडियन रुपी। उसका अल्टरनेट ना तो पाउंड हो सकता है ना यूरो हो सकता है। अब उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, लोग सेफ हेवन की तरफ भागेंगे और दुनिया का सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर को ही माना जाता है और जिसकी लगाम, जिसकी वो जो पकड़ है वो चाइना के पास है। अब अमेरिका किसी भी हाल में दुनिया की अपनी जो पकड़ है उसको चाइना के हाथ में तो देगा नहीं। इसलिए वर्तमान परिदृश्य सोने और चांदी में भारी गिरावट को दिखा रहा है। जितना अमेरिका अटैक करेगा, एग्रेसिव होगा, अमेरिका की रिजर्व बैंक जो कि फेडरल रिजर्व है वो जितनी कड़ी नीतियां बनाती जाएगी और जो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा उसको हाई इंटरेस्ट देती जाएगी। लोग जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना पैसा सोने और चांदी से निकाल करके गोल्ड में डंप करेंगे। गोल्ड में डंप करने से मतलब यह है वो अमेरिका के रिजर्व बैंक में जाकर अपना पैसा, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे, जिससे उन्हें हाई इंटरेस्ट मिलेगा। और जब सोने और चांदी से भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगा तो इनकी कीमत मार्केट में गिरेगी और जब इनकी कीमत गिरेगी तो चाइना का जो कंट्रोल है और डॉलर के विरोध में जो प्रदर्शन है, मतलब एक साइलेंट, वो ठप होता दिखाई देगा और फिर से डॉलर की कीमत मार्केट में बढ़ती जाएगी, जैसा कि हो भी रहा है अभी। अगर आप देखेंगे तो डॉलर और किसी करेंसी के तुलना में धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कोई जादू नहीं है जो जादू हो रहा है, ये बस इसलिए कि अमेरिका जानता है कि कब दुनिया की नकेल कसनी है और कब नहीं, और दुनिया की नकेल अमेरिका के पास है तभी तो वे नकेल कसते हैं। अब अगला बिंदु हमारे पास जो है वो ईरान ने जो हरकत की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके, और अभी आज यानी 26 मार्च की ही न्यूज़ है, ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर देगा। ये भी एक जल संधि ही है जहाँ से होकर जहाज़ें निकलती हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इस लड़ाई में पूरी तरह हारता हुआ दिखाई देगा। ईरान एक के बाद एक अमेरिका को मॉक करते भी जा रहा है। क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई दुनिया में कोई ख्याति बची नहीं है। अब दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप कुछ भी अनाप शनाप ट्वीट कर देते हैं और उनके ट्वीट के पीछे कोई बेस नहीं होता है। आजकल दुनिया अमेरिका के स्टेटमेंट को न फॉलो करके इजराइल के स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है कि ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है। और इजराइल ने अभी कहा है कि वे उनके पास अभी हज़ारों टारगेट पड़े हुए हैं जो ईरान में हैं और इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए लगभग अभी 1 और महीना लगेगा, यानी कि पूरा अप्रैल लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल तैयार है ईरान से। और अगर 1 और महीना ये लड़ाई चलता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने दिनों में भारत की तो बात ही छोड़िए, पूरी दुनिया में
इसका प्रभाव दिखाई देगा, डायरेक्ट रूप से दिखाई देगा। भारत में तो जो 60% एलपीजी की सप्लाई होती है वो सबसे ज़्यादा कुवैत से होती है। मैं फैक्ट्स को देख कर बताता हूँ जिससे कोई गलती ना होने पाए। पूरी दुनिया की जो एलपीजी सप्लाई है, भारत 60% एलपीजी अपना आयात करता है, जिसमें से 34% अकेले कतर से आती है, यूएई से 26%, कुवैत से 8%। और ये जो सप्लाई आता है इसका अधिकांश हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही आता है। इसीलिए भारत में एलपीजी को लेकर प्रॉब्लम हुई है। मैं ये नहीं कह सकता कि शॉर्टेज, क्योंकि अभी भी भारत के पास लगभग 22 से 25 दिन का भंडार बचा हुआ है, जो कि 1.9 मिलियन टन एलपीजी अभी भी देश में है। और पर डे 93,000 मीट्रिक टन की खपत है एलपीजी की भारत में। और पर मंथ ये 2.8 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास का आता है। 1.9 मिलियन है, जो कि आंकड़ा लगाया जा सकता है कि 20 से 25 दिन के बीच में अभी भारत में एलपीजी की जो है सप्लाई में कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब समस्या नहीं आने वाली है, इससे बस इतना सा मतलब है कि भारत ने रूस से लगभग 40 मिलियन बैरल की डील कर ली है, जो कि पूरे अप्रैल महीने में रूस भारत में पहुंचाएगा। रूस से भारत में पर डे 1.04 मिलियन बैरल भारत में आते हैं। तो 40 मिलियन बैरल जो है रूस भारत को सप्लाई करेगा। अब इसे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारत चूँकि जितने भी क्रूड ऑयल आते हैं, भारत अपने घरेलू खपत का 40% एलपीजी उन्हीं से स्टोर कर लेता है। मेरा स्टोर कर लेने से मतलब ये है कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके 40% एलपीजी भारत उसमें से निकाल लेता है और 60% की आवश्यकता होती है। और अगर हम क्रूड ऑयल भारी मात्रा में अप्रैल में मंगवा लेते हैं अपने देश में, तो जो हम 40% घरेलू खपत का खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो आंकड़ा 60 से 65% बड़े आराम से जा सकता है। और जो हमारी सप्लाई 20 से 25% एलपीजी की गिरावट आने वाली है अगले महीने में, उस गिरावट को हम यहाँ से भर लेंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत में एलपीजी की दिक्कत वहाँ आ रही है जो ब्लैक में होता था सेल। ब्लैक में जैसे शहर में जो लोग रह रहे हैं वो मैक्सिमम ब्लैक में ही चलते हैं। जैसे जितने बड़े होटल हैं वो कमर्शियल सिलेंडर का कम यूज़ करते हैं, ब्लैक में ही वे लोग अपना काम चलाते थे, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है। तो समस्या ये आ रही है कि जितने भी ब्लैक पर चलने वाले मार्केट थे वे सब बंद हो रहे हैं। और अगर ये बंद होंगे तो जितने भी चल रही दुकानें होंगी जो पके हुए फास्ट फूड या भोजन मिलते हैं, उनके प्राइस में एक हाइक दिखाई देगा आपको, मतलब वो प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अप्रैल महीने में जब हम एलपीजी और पेट्रोल इन सभी से टैकल कर चुके होंगे, तभी ये प्राइस नीचे नहीं आने वाली है। वैसे तो ना तो पेट्रोल, ना डीजल या ना ही एलपीजी की शॉर्टेज है देश में, और ना होने पाएगी, क्योंकि भारत में पर डे 5.5 मिलियन मैं एक बार डेटा चेक कर ले, 5.5 मिलियन बैरल के आसपास की खपत है। और अभी भी हमारे देश में 39 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, जो कि लगभग 40 से 50 दिन के बीच की खपत को मैनेज कर देगा। अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपने कुछ कड़ियाँ देखी होंगी। पिछली जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, इन लड़ाइयों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप दिया है। ये क्या है? ये है बहुध्रुवीयकरण। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सिर्फ 2 ही ध्रुव थे, एक यूएसएसआर का खेमा और एक यूएसए का खेमा। पर वर्तमान समय में ये उससे कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक चाइना भी एक खेमा है, भारत भी एक खेमा है और ब्राज़ील भी एक उभरता हुआ खेमा दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट भविष्य में जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी ये उतने ही बहुध्रुवीयकरण की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी, और बहुध्रुवीयकरण ही भविष्य में विश्व युद्ध ना हो इसका सबसे बड़ा पैमाना है। जितना ही ध्रुव बढ़ता चला जाएगा उतने ही बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होगी, इसकी गारंटी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब बहुध्रुवीकरण हो जाता है तब जो छोटे छोटे देश हैं ये बंट जाते हैं,
बट जाने से मेरा तात्पर्य ये है कि बहुध्रुवीकरण आने से मतलब वैश्विक लेवल पर डेमोक्रेसी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पास बाद सिर्फ 2 ही खेमे थे, अब बाकी दुनिया जो थी या तो यूएसए के खेमे में है या यूएसएसआर के खेमे में है। वो अलग बात है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति चलाई, जिसमें घाना जैसे, इंडोनेशिया जैसे देश थे, पर वे कुछ गिने चुने 6-7 राष्ट्र थे। बाकी दुनिया तो सिर्फ 2 ही खेमे में थी। पर अगर यहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगा, बहुध्रुवीकरण, तो बाकी के जो देश हैं मतलब अलग अलग खेमे में होंगे, और जब भी लड़ाई होगी तो सिर्फ 2 ही खेमे में होगी, तो बाकी खेमे में रह रहे राष्ट्र सुरक्षित होंगे। इसीलिए भविष्य में द्वितीय या प्रथम विश्व युद्ध जैसी लड़ाई नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है। जैसे आप वर्तमान में देख ही लीजिए, ईरान यूएस इजराइल की जो लड़ाई चल रही है। हाँ, वो अलग बात है ईरान ने बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को टारगेट किया, तो टारगेट करने के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका भी है, जो कि समझने के लिए हमें एक और वीडियो लगेगा। बाकी अगर आपने पूरे वीडियो को सुना है तो कंक्लूजन आप खुद तैयार कर सकते हैं। मैं कंक्लूजन दूं ऐसा कोई नहीं होता। मेरा बस काम है कि दुनिया में जो चल रहा है अगर उसको मैं आपके समक्ष रख सकूं, वही मेरी उपलब्धि है। धन्यवाद।